नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई अनकही बातें। ये हमारा एक ऐसा टॉक शो है, एक ऐसा चैट शो है, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ख़ास शख्सियतों से, जानते हैं उनकी कुछ अनकही बातें। आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं ज़िला पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे जी। राजा लिल्हारे जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आपके बारे में वहाँ से जानना शुरू करते हैं जहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ। तो आपका जन्म कब, कहाँ हुआ, ये बताएं। जी। मेरा जन्म 20 नवंबर 1990 को यही बालाघाट में ही हुआ है। और यहाँ से बस्ती हमारी 2 किलोमीटर ग्राम भटेरा। तो हमारे जो फैमिली थी वो भटेरा की ही, ग्राम भटेरा की ही थी। लेकिन हमारे बाबूजी लोग यहाँ बालाघाट में आ गए और तब से यही निवास है। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा दीक्षा मेरी बालाघाट से ही हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैंने ज्ञानोदय ज्ञानपीठ में 10वीं तक पढ़ा है यही भटेरा चौकी में। और उसके बाद 11वीं और 12वीं मैंने किया टैगोर मोंटेसरी से। और उसके बाद फिर बीसीए मैंने किया सरदार पटेल से। एमसीए करने भोपाल गया हुआ था लेकिन हो नहीं पाया। नहीं हो पाया मुझसे, या माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा था या जो भी था, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। उसके बाद मैं बालाघाट आया और कुछ रुचि सामाजिक कार्यों में मेरी शुरू से थी, तो ऐसी सामाजिक कार्यों से करता गया, आगे बढ़ता गया। समाज सेवा से कैसे जुड़े, मन में कैसे ये भाव जागा कि जन सामान्य के लिए कुछ करना है? जी। मैं बहुत छोटा था, 1999 की बात है। मैं मेरे ख्याल से 9-10 साल का रहूँगा। तो उस टाइम माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी यहाँ पर बालाघाट आए हुए थे और उनका सांसद का इलेक्शन था। उनका इलेक्शन कैंपेन, वो बाबूजी के बहुत अच्छे मित्र रहे, तो उनका इलेक्शन कैंपेन लगभग हमारे यहाँ से ही, बहुत से कार्यक्रम हमारे यहाँ से ही हो रहे थे। और उस टाइम पे ही हमारे बाबूजी ने, जो हमारे बड़े पापा हैं, उन्होंने लोधी छात्रावास के लिए ज़मीन अपनी दान दिया। तो मैंने इनकी कार्यशैली देखा, हमारे बाबूजी की भी। जबकि माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी उस टाइम यहाँ पर सांसद बने, तो उन्होंने कई बार हमारे बाबूजी को कहा कि आप इलेक्शन में या राजनीति में क्यों नहीं आते, लेकिन हमारे बाबूजी का कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं था। और बस इन्हीं लोगों की कार्यशैली मैंने देखा, इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली, हमारे बाबूजी से मुझे प्रेरणा मिली। और उसी टाइम में मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी कॉलेज स्कूलों में भी रुचियाँ हुआ करती थी सामाजिक कार्यों में, या स्टूडेंट लोगों की कोई प्रॉब्लम होती थी, हम कॉलेज में भी सबसे सामने रहते थे। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे उसके बाद फिर जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ और मैंने जैसा कि बताया कि जब मैं भोपाल से वापस आया, तो हमारे बाबूजी बहुत नाराज़ थे कि यार एमसीए छोड़ कर आया है, तू क्या करेगा। तो मैं ऐसी सामाजिक बैठकों में जाने लग गया और समाज के लोगों को भी लगा कि नहीं यार, ये कुछ क्वालिटी है, कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम संगठन मंत्री बनाया था समाज का। फिर मैंने ऐसे संगठन मंत्री काम किया। उसके बाद उन्हें लगा कि अच्छा काम कर रहा है, तो मैं युवा अध्यक्ष, जो 3 साल में इलेक्शन होते हैं, 3 साल बाद इलेक्शन हुआ, तो मैं युवा अध्यक्ष समाज का बना। तो मैंने ऐसे युवा अध्यक्ष काम किया। और उस टाइम पर मुझे ये भी समझ आया कि हम एक पर्टिकुलर समाज को लेकर अगर काम करेंगे तो हम, जो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़िले के हर वर्ग के लिए काम करना है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने, जब 3 साल उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद मैंने ऐसे समाज सेवी क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं काम करता था, मेरी पहली रुचि थी शिक्षा के क्षेत्र पे, कि क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था अपन कैसे सुधार सकते हैं। तो मैंने स्कूलों में काम करना स्टार्ट कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ऐसे जगह में जाने लग गया जहाँ पर शायद वहाँ के सिटिंग एमएलए भी नहीं जाते थे। एकदम ट्राइबल क्षेत्रों में मैं जाने लग गया और वहाँ स्कूल व्यवस्था में देखा तो बहुत ख़राब हुआ करती थी। अब बच्चों के पास शिक्षण सामग्री नहीं हुआ करती थी, कॉपियाँ नहीं हुआ करती थी, बुक नहीं हुआ करती थी, पेन नहीं हुआ करती थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें, उनका बैग, ये सारी चीज़ें मैंने उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दिया। तो निरंतर 10 साल अब हो गए मुझे, मैंने ये काम स्टार्ट किया। फिर मैंने स्वास्थ्य के से क्षेत्र में सोचा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी एम्बुलेंस की। कई सारी घटनाएं मैं मीडिया के माध्यम से भी देखता था, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, कि कई जगह घटनाएं होती थी और वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती थी।
तो उसमें भी मैंने कोशिश की कि चलिए मैं एक एम्बुलेंस स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने वो एम्बुलेंस स्टार्ट किया, उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने उसका बहुत उपयोग किया और उस एम्बुलेंस को मैंने निःशुल्क रखा था टोटली। वो टोटली निःशुल्क थी, हम ड्राइवर का भी खर्च नहीं लेते थे और ना ही हम पेट्रोल कोई किसी प्रकार का कोई खर्च लेते थे। मतलब वो एक तरह से आपने निःशुल्क समाज हाँ, मैंने निःशुल्क जी, अभी भी वो चल रही है। जी। जी। की बात आपके समाज सेवा के क्षेत्र में जाने की दिशा में आपने किस तरह कार्य किया। जैसे-जैसे समय बढ़ा, राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ आपका? देखिए, मैं ऐसे ही काम करता रहा और मेरे क्षेत्र की जनता जब भी मैं बीच में जाया करता था वहाँ पर, तो हमेशा से उन लोगों की इतनी परेशानियाँ आती थी, बहुत सारी माँगें आती थी और मैं कहता था कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं जो आप कह रहे हो। कभी जैसे स्कूलों में मैं जब जाता था तो वो कहते थे कि भैया यहाँ पे बाउंड्री वॉल की प्रॉब्लम है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ाई करें, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। तो मुझसे जितना हो पाता था मैं करता था। कई स्कूलों में मैंने देखा कि फर्नीचर नहीं है तो मैंने बोला चलो यार यथाशक्ति मुझसे जितना हो पाए चलिए मैं फर्नीचर की व्यवस्था करवा देता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे और काम होते थे जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं थे। और ये भी देखने को आता था कि जब ये जैसे हमारा कुम्हारी यहाँ पे लगा हुआ है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पड़ता है, बाढ़ आती थी, फसल अस्त व्यस्त हो जाती थी, लोगों के घर मकान टूट जाते थे, लेकिन जो वर्तमान प्रतिनिधि हुआ करते थे वो गायब होते थे और राजा लिल्लारे वहाँ पर सामने होते थे। तो लोगों ने देखा और जब इलेक्शन आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं शायद पहला नेता हूँ जिसके घर पे हज़ारों लोग आए और जैसे ही मेरा क्षेत्र पुरुष हुआ, हज़ारों लोगों ने मुझे कहा कि भैया आपको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो सभी लोगों के आशीर्वाद से मैंने इलेक्शन लड़ा और जनता ने भारी बहुमत से विजय बनाया। एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतने भारी बहुमतों से विजयी बनाने की शुरुआत की कहानी का आपने सूत्रपात कर दिया, बता दिया कि काफ़ी सारे लोग आए थे। लेकिन उसके बाद का सफ़र किस तरह रहा? क्या कुछ था मन में कि मैं आगे क्या करना चाहूँगा इन सब के लिए? देखिए, मैंने बताया ना कि जैसा कि जितनी भी माँगें मेरे पास जनता की आई है, मैं हमेशा से सोचता हूँ आज भी मैं सारे काम में लगा हूँ। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी सारे कामों में लगा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या-क्या ऐसे प्रतिनिधि अब कर सकता हूँ। पहला तो मैंने देखा कि जनता की कोई भारी माँग नहीं होती, वो संतुष्ट होने चाहिए। छोटे से लेके बड़े काम है, जितने भी काम मेरे अधिकार क्षेत्र में आएँगे, हम तो वो करेंगे ही करेंगे। अब बशर्ते मैंने एक और चीज़ क्षेत्र में देखा कि जैसे ही मैं राजनीति में एंटर हुआ और मेरा इलेक्शन का आया, तो अच्छे लोग जब इलेक्शन में आते हैं ना, तो आपको सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि सारे लोग जो जिन लोगों की रोजी-रोटियाँ इलेक्शन हो गई आज के दौर में, इन लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो मेरे इलेक्शन में कई प्रकार की परेशानियाँ आई और उसके पहले भी मुझे जब मैं काम कर रहा था, मैंने तो एक भी दुश्मन मेरा है नहीं पूरे क्षेत्र में। उसके बाद भी इतनी परेशानियाँ, इतने प्रॉब्लम हमारे बाबूजी को भी कई प्रकार के कॉल आया करते थे कि आपके लड़के को समझाइए, राजनीति बहुत ख़राब है, वो ऐसे में कभी मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन मैंने इस सब चीज़ों को इग्नोर किया, मैं अपना काम करता रहा। मेरे इलेक्शन में भी इतनी परेशानियाँ आई, मुझे हराने के लिए लोग ने कई प्रकार के षड्यंत्र रचा। ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पहला नेता हूँ भैया जिसने अपने क्षेत्र में ना शराब बाँटी और ना पैसा बाँटा। मैं बिना शराब और पैसे बाँटे चुनाव जीता हूँ और बाकी लोगों ने तो इतना कर दिया था और मैंने उस चीज़ का विरोध भी किया कि मैं ये सारी चीज़ों को सुधार लाने में मैं नशा मुक्ति अभियान में काम करना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र को नशे में लिप्त नहीं करना चाहता। आपने कहा कि आपके परिवार को, आपके पिता को ख़ास तौर पर जी। बहुत सारे कॉल्स आए। अमूमन ये होता है कि माता-पिता बच्चों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे करियर के सपने देखते हैं कि बच्चा आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, ना हो तो हाँ। डॉक्टर, इंजीनियर तो हो ही जाए। राजनीति के क्षेत्र में जब आपने प्रवेश किया, परिवार का कैसा रिस्पॉन्स रहा? अब कैसा सहयोग मिलता है? अब तो बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन पहले नहीं मिलता था। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी सारों की इच्छा थी कि कहीं जॉब करूँ, बढ़िया सैलरी हो, लेकिन इन्हें ये नहीं लग रहा, उस टाइम ये लग रहा था कि यार राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं होता और सच्चाई भी है कि राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं होता, 5 साल का पद मिलता है। लेकिन जैसा कि बता रहा कई प्रकार के कॉल आया करते थे, तो बहुत सारे कॉल आया करते थे, लोग बहुत परेशान, मम्मी को भी बाबूजी को भी बहुत बोला करते थे कि यार क्या कर रहा है ये, समाज सेवा में पैसे वेस्ट कर रहा है, लोगों की मदद करके किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो इनको ऐसा लगता था, सारे रिलेटिव लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रिलेटिव जो रिश्तेदार होते हैं, मैं इनको
इनको भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं जिन लोगों की मदद कर रहा हूँ ना, सच्चे रिश्तेदार तो मेरे वो है। और उन लोगों ने जो मुझे निस्वार्थ भाव से प्यार दिया, वो कहते हैं ना कि एक जो फैंस होते हैं जिन्होंने मुझे वोट किया, जो मेरे लोग हैं, ये है मेरे सच्चे रिश्तेदार, जिन्होंने किस निस्वार्थ भाव से, इनको कुछ नहीं चाहिए था, इनको ना किसी प्रकार का अटेंशन चाहिए था, इन्हें कुछ नहीं चाहिए था, इन्हें सिर्फ संतुष्टि चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, वो मैंने इन्हें दिया। और आज उन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से अपना प्रेम दिया, और आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे परिवार को भी आज लग रहा है कि नहीं, मेरे लड़के ने अब क्या कमाएगा और क्या नहीं किया, वो तो इनको, उन्हें पता है कि हम महाजन लोग हैं तो सब चल जाता है। लेकिन जो प्यार मैंने कमाया इतने लोगों का, वो शायद मैं जॉब करता या जी जी। हम ऐसे 5 भाई बहन हैं, तो दोनों सिस्टरों की शादी हो चुकी है। 3 भाई हैं हम लोग, तो मैं बड़ा हूँ और 2 मुझसे छोटे हैं। तो अभी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं दोनों भाई। अच्छा, अब चूँकि आप एक यूथ आइकॉन बन चुके हैं, अब तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जब परिवार आपके परिवार वाले अब आपके पर्टिकुलर परिवार के बारे में सोचते होंगे, तो अभी आपको आपके लिए जब बताते होंगे कि राजा लिल्हारे हमारा जो बेटा है ये ज़िला पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर आसीन है, तो अब कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे और भविष्य में आपके पर्सनल लाइफ़ में को लेकर, मैरिज को लेकर क्या योजनाएँ? जैसा कि आपको बताऊँ कि हमारे कास्ट में क्या होता है, वे मैं इससे कास्ट वास्ट का ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे कास्ट में या हमारे हिंदू समाज में भी आप जैसे देखें, तो लड़का 21-22 का हो गया तो शादियों की बात ऑलरेडी होती है। तो मैं तो 32 का हो गया हूँ। तो 10 सालों से करीब घर में शादियों की बात होती है, और कई रिश्ते आते हैं। वो भी एक रिकॉर्ड हो सकता है कि इतने रिश्ते राजा लारे के लिए आए हैं। और पहले तो आते थे ऐसे महाजन लोग आते थे, लेकिन अभी जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ, तो करीब करीब 1 महीने का टाइम हो गया। इस टाइम में बहुत से ऐसे रिश्ते आए। लेकिन अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है। अब देखिए, जब ऐसा कुछ संयोग हो जाए, अभी कुछ विचार नहीं है। अभी सिर्फ दिमाग एकदम स्ट्रेट है कि अभी जिन लोगों ने मुझ पे इतनी उम्मीदें दिखाई है, उनके लिए काम करना है। फिर ऐसा मेरी लाइफ में देखिए आगे क्या होता है, जब भी ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद होगा तो ठीक ही होगा। बिल्कुल। जिस तरह से समय चल रहा है और युवा आज का जो है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हाँ। आपने अपनी कैंपेनिंग किस तरह से की? इसमें क्या नवाचार किए और आगे भविष्य में भी क्या कुछ सोचते हैं युवाओं के लिए? जी। देखिए, युवा एक ऐसा वर्ग है, मेरे साथ सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जुड़ा था और अभी भी जुड़ा है। एक ऐसा वर्ग है कि जिन्हें ना दिशा की आवश्यकता होती है। ये दिशाहीन है अभी के टाइम पे। और मैंने इलेक्शन में देखा, मेरे इलेक्शन में मैंने बहुत पहले से बहुत सारे इलेक्शन देखा, 2013 में विधानसभा देखा, 18 में विधानसभा देखा। तो जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिकल नेता हैं, ये क्या करते हैं, युवाओं का यूज़ ऐसे झगड़ा करने में, शराब बाँटने में, मतलब उनका यूज़ किया जाता है गलत कामों के लिए। और मैंने हमेशा से, मेरे साथ अब जितने लोग जुड़े हैं, ना मुझ पर आज तक किसी प्रकार का कोई पुलिस केस हुआ है, और ना ही मेरी टीम में जितने लड़के हैं उन पर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम उन्हें दिया ही नहीं, और ऐसा काम करने के लिए मैं प्रेरित भी नहीं करता। मैं हमेशा से उन लोगों को यही सीख दिया हूँ कि आपका मेरे पीछे घूमने से भला नहीं होगा। आपका भला होगा, आप कुछ मेहनत करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण आप तब कर पाएंगे जब आपके पास रोज़गार होगा। तो पहला तो काम मुझे करना है, इनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी है। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को रोज़गार मिले। हमारे यूथ को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, तो यूथ कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। इन्हें गाइडेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं देखता हूँ कि मैं अभी कई सारे स्कूलों और कॉलेजेस के कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, तो इनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है। और माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं पहले से ही कि मेरा बच्चा मैथ्स लेगा या बायो लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, या एक्स वाई जेड जो भी करेगा। लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बताइए कि उसका मन क्या कहता है। जैसे कि मैं खुद एग्जांपल हूँ, मुझे पढ़ाई करवाई जा रही थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था। शायद मेरे लिए यही था, मुझे रुचि ज़्यादा ऐसी कार्यों में थी, तो मैं यहीं आ गया। वो जितने मैंने पढ़ाई किया वो तो एक प्रकार से वेस्ट, लेकिन ज्ञान कभी वेस्ट भी नहीं होता। ज्ञान तो जितना बटोर सकते हो उतना बटोरना चाहिए आपको। तो ये युवाओं के लिए यही है कि गाइडेंस सही हो। माता पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही दिशा दे, सही आज के दौर में, जैसे कि आपने कहा इलेक्शन का जैसा कैंपेन था मेरा, तो मेरा इलेक्शन कैंपेन भी बहुत सीधा सिंपल ही था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, लेकिन मेरा फोकस था कि मैं डोर टू डोर पहुँचूँ। मैं पहले तो गया ही था। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, शायद कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि
मेरा सबसे पहला फ़ोकस था महिला मतदाताओं पे। पहला, आप पूरा क्षेत्र का उठाएँगे तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं ने वोट किया होगा तो राजा लल्लारे को किया होगा। क्योंकि ये एक ऐसा मतदाता है जिसे ना दारू चाहिए, ना पैसा चाहिए, इन्हें सिर्फ़ सम्मान चाहिए और मैंने वो उन्हें दिया और मैं पहले से देता आया हूँ। तो दूसरा था कि मुझे पता है युवा तो मेरे साथ है ही, बुज़ुर्गों के लिए भी मैंने सेम चीज़ अप्लाई की थी कि बुज़ुर्गों को भी मैंने वही सारी चीज़ें किया और मैंने कोई झूठे वादे नहीं किए। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि राजा लल्ला ने कोई मैनिफेस्टो बनाया कि हम ये कर देंगे, वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने बस उन्हें ये आश्वासन दिया कि आपके जो काम है वो मैं करूँगा। मैं आप लोगों को संतुष्ट रखने के लिए, क्षेत्र को का विकास करने के लिए काम करूँगा, मैं कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कैंपेन किया और कोई भी ऐसा विशेष प्रचार तो मैंने किया नहीं, नॉर्मली झंडे-वंडे, बैनर, ये जो नॉर्मल कैंपेन में होती है वही सारा मैंने भी किया था। जी। सामान्य राजा लिल्हारे और राजनैतिक व्यक्तित्व राजा लिल्हारे में कितना अंतर है? किन चीज़ों के लिए आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं? मतलब लगता है कि नहीं ये ठीक हो सकता है, लेकिन राजनीति जो है वो कहीं न कहीं हमारे हाथ बाँध देती है। हाँ, हाँ। सॉफ्ट हार्टेड तो मैं ऐसे बहुत हूँ। बताना चाहता हूँ, मैं कभी मार्केट नहीं गया दीदी। अब क्या होता था, थोड़ा-सा पता नहीं प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे दया बहुत आती है, बहुत ज़्यादा दया आती है। तो मैं ऐसे जब लोगों को देखता हूँ कि सब्ज़ी मार्केट में बहुत एज वाली हमारी माँजी लोग बैठी होती हैं, बहुत एज वाले अंकल लोग बैठे होते हैं, तो मुझे देखकर इनको बहुत ऐसा फ़ील होता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं कभी भी जब भी मैं सब्ज़ियाँ लेने जाता था तो मैं अब इतने थैले भर कर लेके आता था और उसमें बहुत सड़ी होती थी। तो मेरे घर में हमेशा डाँटा करते थे कि ये जाता है तो पूरे के पूरे पैसे वेस्ट करके आ जाता है और सब्जियाँ भी खराब लेके आता है। तो उसमें मेरी गलती नहीं थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम ही वो है कि मैं किसी को ज़रूरतमंद को जब मैं देखता हूँ तो मैं रह नहीं पाता कि मैं इनके लिए क्या करूँ। तो आज भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम है कि जब भी मेरे पास कोई आता है किसी भी मदद को लेकर तो मैं उसे नहीं बोल सकता। और राजनीति में मैंने देखा है कि आपको कहीं न कहीं नहीं बोलना भी सीखना चाहिए। मेरे साथ वही प्रॉब्लम है कि सॉफ्ट हार्टेड मैं वहीं पे हूँ कि मैं किसी को नहीं बोल पा रहा हूँ और मेरे पास कोई भी समस्या, कई बार लोग मुझे बेवकूफ़ भी बना जाते हैं। अब वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा सीसीटीवी लगा है, शायद उसको पता नहीं था। अभी इलेक्शन टाइम में जैसे ही इलेक्शन जीते 2-3 दिन बाद एक लड़का आया और उसका एक छोटा-सा बच्चा था। उसने बताया कि ये मेरा छोटा भाई है, इसकी बहुत तबीयत ख़राब है। वो भी बच्चा पेट-वेट पकड़ा हुआ था। तो मैं बोला ठीक है यार, इनको बोला, मैंने बोला अगर सही में तबीयत ख़राब है, दे दो उसको जो भी जैसा भी है। और बाद में हमने बाहर जाने के बाद देखा कि वो बढ़िया हँसते-खेलते मज़े करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं और ये मेरे साथ ज़्यादा होता है कि मैं किसी को भी प्रॉब्लम में तो मैं देख नहीं पाता हूँ। और राजनीति में क्या होता है, हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोग संतुष्ट हो और गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करें आगे जाने के लिए, सही तरीकों का इस्तेमाल करें। टाइम लगता है, मुझे 12 साल लग गए। मैं 12 सालों से काम कर रहा था और काम करते मेरा पहला इलेक्शन था। लोग पहले इलेक्शन में जीत जाएँ बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा पहला इलेक्शन था और मैं इतने भारी बहुमत से जीता, तो कहीं न कहीं मैंने मेहनत किया था उस चीज़ के लिए। सही दिशा में मैंने मेहनत की, गलत चीज़ों में मैंने काम नहीं किया। लोग इलेक्शन आते ही निकलते हैं और मैं पहले से ही एक्टिव था, तो मुझे पता था कि ये इलेक्शन तो मुझे नहीं हरा पाएगा कोई। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी 12 सालों की मेहनत रंग लाई। जब इन सारी व्यस्त दिनचर्याओं के बाद फ्री होते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, तो क्या करना पसंद करते हैं? शौक क्या हैं आपके? मेरा शौक कुछ नहीं है, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो इनके साथ मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ और ब अब क्या बताऊँ आपको, हँसेंगे आप। मैं हॉलीवुड मूवी प देखना पसंद करता हूँ, एडवेंचर वाली। तो ये सारी मूवी देखता हूँ मैं, एवेंजर की सारी सीरीज़ देख रखी है मैंने। यही देखता हूँ मैं। दूसरा मैं जाना पसंद करता हूँ अपने खेत, जो हमारा फार्म हाउस है, मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। वहाँ बहुत शांति मिलती है मुझे। थोड़ा रिलैक्स होता है और आप आज के दौर में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये फ़ोन। ये फ़ोन जब से आया है तो ये आपको घर पे भी आप रहेंगे तो आपको चैन नहीं होने देता है। कई प्रकार कॉल आते हैं, भैया ये परेशानी है, भैया वो परेशानी है। तो कहीं न कहीं खेत चले जाओ ना तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। जैसा मैं पहले अपने पापा के साथ जाया करता था, खेतों में काम होता है तो मैं काम भी करता हूँ। जैसा अभी अभी पराह का टाइम था,
तो मैं उसमें भी गया और ऐसे नहीं चाहता हूँ मैं कि दिखाने के लिए कि कुर्ते पजामे में चले गए ऊपर कर लिए और दिखा रहे हैं, फ़ोटो लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। आप मुझे देखेंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये राजा लीलार है। मैं उनके साथ बराबर काम करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से बचपन से देखा है, तो वहाँ बहुत आनंद मिलता है मुझे और सुकून भी मिलता है थोड़ा, ये पॉलिटिकल लाइफ से थोड़ा फ्री हो जाते हैं वहाँ पे। तो मैं सारे काम करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुझे वो नागर चलाना आता है। एक दतारी होती है जो कीचड़ वो मचाने के लिए किया जाता है, वो परा लगाना आता है, पेंडी फेंकना आता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि धान कटाई वटाई सारा काम मुझे आता है। घानी अभी भी हम लोग ट्रैक्टर से पहले जो बैलगाड़े से होती थी वो घानी जो होती थी उसमें जो मुझे ज़्यादा आनंद आता था। अब ये जो ट्रैक्टर से हो गया, अब जो टेक्नोलॉजी हो गई है तो थोड़ा सा अब समय बदल गया है, खेती का भी तरीके बदल गए हैं, लेकिन जो पुरानी पद्धति थी उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता था। तो वही कि खेत में अभी भी फार्म हाउस में ज़्यादा मुझे आनंद आता है। आपने कहा कि जो कृषि के कार्य हैं ये तो आपको सारे आते जी हैं, जी बिल्कुल। लेकिन घर के काम कितने आते हैं? अब ये बताइए क्या क्या कुक कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों में क्या किसी की हेल्प लगती है या राजा सेल्फ डिपेंड है? नहीं, घर के काम मुझे नहीं आते हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा घर खाली हो, और कभी कभी होता है। तो मुझे चावल बनाना नहीं आता है, दाल बनानी नहीं आती, लेकिन मैं सब्जी बना सकता हूँ। और मेरे छोटे भाई, दो छोटे भाई हैं, तो उसमें उन्हें आता है चावल बनाना। तो कभी अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सब्जी मैं बना लेता हूँ और चावल वो बनाते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे काम मिली जुली सरकार मिली-जुली चल सरकार से जाती काम है। चल जाता है घर पे। और बाकी जो सारे काम घर के, अगर ऐसा घर पे है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती घर के काम करने में। जो भी छोटे मोटे काम है घर के, हम लोग कर ही लेते हैं तीनों भाई मिलकर। कभी अगर ऐसा हुआ तो हम तीनों भाई घर में रहते हैं तो हम तीनों भाई मिलकर सारा मैनेज कर लेते हैं। ठीक। अब ये बताइए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का क्या कारण रहा और कैसे आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि मैं अब कांग्रेस का हाथ थामूंगा? देखिए क्या है, मेरे लिए पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती, कभी भी पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, पार्टियां बुरी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसमें जो लोग होते हैं वो पार्टी को अच्छा या बुरा दिखाते हैं। और जब मैं इलेक्शन जीत के आया तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी महंगाई का दौर और बहुत सारी परेशानियां जनता को उठानी पड़ रही है। आप देखिए जैसे पेट्रोल डीजल है, ये सारी चीज़ें इतनी महंगाई हो चुकी है। तो फिर मैंने देखा कि बालाघाट कांग्रेस में भी अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पे जनता विश्वास कर सके। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ किसी पे भी जनता ने विश्वास नहीं किया। उसका कारण कहीं ना कहीं आप ऐसा काम ही नहीं कर पा रहे कि जनता आप पे भरोसा करे। और मैं जब से मैंने समर्थन किया, अभी तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं किया है ना, पहले वही चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, अभी मैंने समर्थन किया है अध्यक्ष के लिए। उसके बाद भी मैंने 2 बार कमलनाथ जी से मुलाकात की है। कमलनाथ जी ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस सारी चीज़ों के लिए दिया। उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि लड़का अच्छा काम करता है। तो वही चीज़ है कि बालाघाट में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके पीछे जनता उस पर विश्वास करे। और जब से मैं इलेक्शन जीत कर आया हूँ और बालाघाट में कई कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों से सुनने भी मिल रहा है कि यार ये बहुत अच्छा चेहरा है जो फ्यूचर में लोगों के लिए ठीक अच्छा काम कर पाएगा। ठीक। और अब हम कार्यक्रम के आखिर में राजा जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और ख़ासतौर पर अपने ज़िले के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं? जी, सभी दर्शकों से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बहुत अच्छा चैनल है और आपके तक बहुत अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी बातें, जैसे मेरी बातें, ये बातें मैंने आज तक कभी से किसी ने से शेयर नहीं करी और कभी किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। इतना डीपली कभी किसी ने पूछा नहीं तो मैंने कभी शेयर किया नहीं। लेकिन आपने इतने अच्छे से पूछा और मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, तो आपने पूछा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैंने सारी चीज़ें बता दी। और इसके प्रसारित होने के बाद तो लोग वो भी जान पाएंगे जो बाद में मुझसे पूछेंगे कि मैंने कहा था, तो मैं कन्फ्यूज़ होऊंगा। मैं बोला हाँ यार, इतनी बातें आप जानते हो, मतलब ये बातें कोई भी नहीं जानता था मेरे बारे में, फैमिली मेम्बर लोगों को छोड़कर। दूसरी बात जिले वासियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब सहयोग करेंगे, पहली बात तो क्या होता है, प्रतिनिधि को जब जनता का सहयोग मिलता है तभी वो आगे कुछ कर पाता है। तो आप सभी लोग जिले वासियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और अपनी बातों को प्रतिनिधि के पास रखने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या होता है, मैंने देखा, मैं भी पहले नेताओं के पास ज़्यादा था तो हम बात नहीं रख पाते।
आप जब वोट देने का आपको अधिकार है, आप किसी को जिता कर लेके आ रहे हैं, तो आप उसके पास अपनी बातें बेझिझक होकर रखिए। जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखोगे तो आपके काम होंगे ही नहीं। और बालाघाट ज़िला बहुत ही पीछे चल रहा है अभी के टाइम पे। आप देखेंगे जैसे ओवरब्रिज की प्रॉब्लम है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद ट्रैफिक में आधा आधा घंटा फंसा होता हूँ। अभी कई लोग देखते हैं कि भैया मेरे से कई मित्र लोग मिल जाता है, बोलते हैं अब तो आप उपाध्यक्ष महोदय हो चुके हैं, कुछ करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों पे भी नहीं होती। तो मैं जिला सरकार सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर काम करिए, भाजपा कांग्रेस पे मत जाइए। अगर हम लोग, हमारे पास 6 एमएलए है, आज सांसद है, सारे लोग मिलकर अगर जिले का विकास करने की सोचे तो बहुत जल्दी ये सारे काम होंगे। आप नज़दीक में देखिए, गोंदिया देखिए, छिंदवाड़ा देखिए, कितना बढ़िया लगता है, बढ़िया विकास हो रहे हैं। आज बालाघाट इतना बड़ा हो चुका है, बाईपास नहीं है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों पे हम तभी काम कर पाएंगे जब हम ये दलगत राजनीति से बाहर आके काम करेंगे। और सभी हमारे पॉलिटिकल नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को मिलकर काम करने चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी से ये भावना आ गई कि यार वो तो कांग्रेस का है या वो भाजपा का है, तो अभी से आप भावना ही लेकर आएंगे तो आप काम कैसे करेंगे। और हम ये कह रहे हैं, हम अभी जिला पंचायत की भी बैठकों में जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं, सारे सदस्यों से मिलना हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम जो 27 जीत के आए हैं, सभी को जनता ने कुछ ना कुछ ठीक देख कर ही दिया है और सभी से अपेक्षाएं हैं। तो सभी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो जिले का विकास हो पाएगा। और यही हम दलगत राजनीति में फंसे रहेंगे तो ना हम काम कर पाएंगे ना आप काम कर पाएंगे, नुकसान जनता का होगा। जी, तो हम आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं राजा जी। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनकही बातें थर्ड आई न्यूज़ चैनल पर। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, ये जानने के लिए देखते रहिए थर्ड आई बालाघाट। दीजिए अनुमति माधुरी कटरे ब्रह्म को। नमस्कार।